हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे पिछले वीडियो में कि सॉल्यूशन चैप्टर का मतलब क्लास 12th केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस अधिक हैं। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए कुछ में मतलब इतने में कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और कुछ को छोड़े थे, जिसको आप लोग स्वयं देख लेंगे, ठीक है। विद्या या क्वेश्चन बैंक कहीं भी देखेंगे, क्वेश्चन बैंक में, अवतार में या फिर नोट्स में या फिर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देख लेंगे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन और इसमें लिखना भूल गए हैं, उसको भी देख लेना। एक है प्रासरण और विसरण में अंतर, ठीक है, और दूसरा है ये जो प्रासरण ज्ञात करने की, प्रासरण निकालने के लिए हार्टले और मतलब वर्कले और हार्टले विधि, ठीक है। इन दोनों को भी आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा हो सकता आ जाए, ठीक है। तो इसमें से उसके बाद हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, ठीक है, आंकिक प्रश्नों को, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आंकिक क्वेश्चन में फर्स्ट पे, ठीक है। और यहाँ से जो प्रासरण और विसरण में बताया गया है, तो जैसे प्रासरण के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी कि प्रासरण क्या होता है, ठीक है। प्रासरण का जैसे एग्जांपल देखें तो किशमिश हो गया। अब किशमिश क्या है कि किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन सांद्रता अधिक होता है, उसको जब हम लोग भिगोते हैं तो सुबह तक वो फूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसको विलायक मान लो, तो विलायक का सांद्रता कम है, तो कम सांद्रता से जब किशमिश भिगोते हैं तो उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जिससे किशमिश में फुलाव आ जाता है और फूल जाता है। तो ये हो गया प्रासरण का एग्जाम्पल। इस प्रकार से प्रासरण और विसरण होता है, ठीक है। तो विसरण क्या होता है कि मतलब वो दोनों दिशाओं में चलता है। इस प्रकार से कुछ अंतर है, उसको देख लेंगे आप लोग। और हम चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पर, ओके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल में सबसे पहले कुछ एक नंबर वाले क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ठीक है। तो अणुसंख्य गुणधर्म जैसे मान लीजिए प्रासरण दाब हुआ, ठीक है, और वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हुआ, ठीक है, और फिर हिमांक में अवनमन हुआ, या फिर मान लीजिए क्वथनांक पे उन्नयन हुआ। ये सब होते हैं जो प्रासरण दाब, ये सब जितने भी आएंगे, मतलब 4-5 जो भी हैं, ये अणुसंख्य गुणधर्म में आएंगे। मतलब अणुओं की संख्या पे जो गुणधर्म, मतलब जिसका गुण डिपेंड करता है, उसको हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म कह रहे हैं, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स, मतलब या फिर जितना भी कण या अणु जो भी उनकी संख्या पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखिए पृष्ठ तनाव है, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव है, ये कोई अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब हुआ, वाष्पदाब में अवनमन, या फिर हिमांक में अवनमन हुआ, ठीक है, या फिर क्वथनांक में उन्नयन हुआ। तो ये सब किस में जाएंगे? इसमें अणुसंख्य गुणधर्म में जाएंगे। तो इसमें से एक ही ऐसा दिख रहा है, पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये जाएगा, मतलब ये गुणधर्म में नहीं जाएगा, और बाकी तीनों जाएंगे। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? नहीं है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। अब इसमें से 4 दिया जाएगा, जिसमें से सिर्फ 1 दिया जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म और 3 नहीं दिए जाएंगे। तो इसमें से हमें उसी को चूज करना, उसी को देखना है कौन सा होगा। तो देखिए श्यानता है, ठीक है, विस्कोसिटी ये भी नहीं होगा, पृष्ठ तनाव है ये भी नहीं होगा, प्रकाशिक गुणन ये भी, और यहाँ जो प्रासरण दाब दिया गया है ये अणुसंख्य गुणधर्म में जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टिक कर देना होगा। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विलयनों में सर्वाधिक प्रासरण दाब किसका होगा। तो देखिए जब प्रासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म आया है, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या पे डिपेंड करेगा। अब जिसमें अधिक अणु होंगे उसी का प्रासरण दाब अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है 1m KCl। अब KCl है आयनिक है, ठीक है, तो KCl मतलब K+Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से KCl है और KCl टूट रहा है K+Cl- में, तो K+ और प्लस Cl-, यहाँ से KCl आयनिक है। तो यहाँ से कितने अणु मिल रहे हैं? 2 ही, मतलब 2 कण मिल रहे हैं। और इसके बाद इसमें देखते हैं NH4 3, NH4 का होल थ्राइस और PO4। तो इसमें यदि ये टूट रहा है तो मिलेगा यहाँ से 3NH4 और प्लस 1 मिलेगा PO4, ठीक है। मतलब ये मिलेगा 3NH4 प्लस और 1 मिलेगा इस पर 3- होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसके 3 और 1 4 अणु मिल रहे हैं। इसमें 2 ही था, इसमें 4 है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्लूकोज है और यहाँ BaCl2 है, तो BaCl2 में भी 3 होंगे, एक Ba है और 2 Cl2 है। और इसमें ये जो ग्लूकोज है ये आयनिक ही नहीं होता है, ठीक है, आयनिक नहीं होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग, तो इसी में मिल रहा है जो दूसरा दिया गया है NH4 होल थ्राइस PO4। तो इसमें टोटल टूटने के बाद 4 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसलिए यही सही हो जाएगा। जिसमें कणों की संख्या अधिक है, प्रासरण दाब मतलब अणुसंख्य संख्या अधिक है, इसलिए यही सही हो जाएगा। सर्वाधिक क्वथनांक वाला जलीय विलयन, सेम क्वेश्चन ये भी है। अब ग्लूकोज है, ये आयनिक नहीं होता है, KMnO4 है, ठीक है, ये टूटेगा तो 1 K और 1 MnO4, ठीक है, 1 माइनस और 1 प्लस, तो ये 2 में टूटेगा, इसमें सिर्फ 2, इसमें 0, 1 भी नहीं, 1 ही रहेगा। और इसमें देखेंगे तो ये भी आयनिक नहीं होगा, और इसमें देखेंगे तो इसमें 2
Na और एक SO4, तो इसमें 3, तो इसमें 2, इसमें 3, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसमें है? इसी में, ठीक है। तो अणुसंख्य गुणधर्म है ना सर्वाधिक क्वथनांक वाला, मतलब अणुसंख्य गुणधर्म पे डिपेंड करेगा, तो अणुओं की संख्या इसमें अधिक होगी, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं H2O का मोलरता, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं H2O का मोलरता, H2O, ठीक है। क्या निकालना है? मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? मोलरता जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम इक्वल क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटे आयतन लीटर में, लीटर में, ठीक है, मतलब बिलियन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अब यहाँ H2O को देखते हैं, तो मान लीजिए 1 लीटर H2O लेते हैं हम, तो 1 लीटर H2O का मोलरता निकालना है, तो 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम हम लिख सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी बराबर ही होता है। 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम, ये लगभग बराबर ही होता है। उसके बाद देखते हैं कि H2O का द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि हमें निकालना है विलेय के मोल, तो विलेय के मोल निकालने के लिए विलेय का अणुभार और टोटल ग्राम में मात्रा, तो यहाँ ग्राम 1 किलोग्राम है, तो बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम मिल गया। उसके बाद फिर ये मिल गया अणुभार, यहाँ से निकाल लेंगे H2O का, तो H2O का अणुभार कितना होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। H2O बराबर क्या आएगा? हाइड्रोजन का 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 18। अब देखिए सबसे पहले विलेय के मोल मतलब ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो ग्राम में मात्रा 1000 और बटे अणुभार 18, और नीचे आयतन लीटर में, तो कितना? 1 लीटर ले रहे हैं, तो यहाँ से 1 बराबर हो जाएगा 18 से इसमें भाग देंगे, आ जाएगा 5.55 करके आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, ठीक है। 56 मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है H2O का, मतलब 1 लीटर H2O का मान लीजिए निकालना है, तो इसका मोलरता कितना हो जाएगा? तो 55.56 मोल प्रति लीटर आंसर होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है और विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक है। मतलब 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर वही, यदि मान लीजिए हम लोग को मोलरता निकालना है, तो मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। अब कैपिटल एम इक्वल क्या हुआ? विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय क्या है यहाँ पर? NaCl, ठीक है, और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर 5.85 ग्राम दिया गया है, तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो इसका अणुभार कहीं कहीं दिया जाता है, इसमें भी शायद दिया होगा क्वेश्चन में, तो NaCl का पता भी होता है ऐसे, NaCl अणुभार निकालेंगे तो Na का 23 और प्लस Cl का 35.5 35.5 इक्वल कितना आ गया? ऐड करेंगे तो 58.5 इतना आ गया। अब यदि मान लीजिए इसका ये अणुभार है, तो अणुभार से हम ग्राम में मात्रा जो दिया गया उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसका मोल, विलेय की मोल। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले उसके बाद विलयन का आयतन जो दिया गया लीटर में, यहाँ पर दिया गया ml में, चाहिए हमें लीटर में, तो 200 ml मिलीलीटर बराबर 200 बटे 1000 लीटर, ठीक है, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, नीचे लीटर में रखना है, ml में दिया है तो लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.20 लीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं और यहाँ से NaCl का हमें अणुभार मिला है, तो अणुभार ग्राम में मात्रा में अणुभार से भाग देते हैं तो विलेय के मोल आएंगे। तो यहाँ से विलेय के मोल निकालने के लिए जो ग्राम में मात्रा है 5.85 नीचे 58.5, ये हो गया विलेय की मोल, मतलब ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। NaCl का अणुभार आया इतना और ग्राम में मात्रा इतना। उसके बाद यहाँ नीचे 0.20। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही हमारा मोलरता होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दशमलव को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा? इसका ऊपर गुणा होगा तो हो जाएगा 5.85 अपन 58.5, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं है, और इंटू 0.20। अब यहाँ से सभी से दशमलव हटा देते हैं, तो सभी से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से हटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? नीचे 1 2 और 1 2 यहाँ से कैंसिल हुआ, फिर एक अंक है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं, तो 585 अपन
585, ठीक है, इंटू 20 कर देते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 अंक था, तो यहाँ 1000 से गुणा और ऊपर भी 1000 से गुणा, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा या 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर मोलरता। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इस फार्मूले पे मोलरता, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए मोलों की संख्या, जैसे यहाँ पर मोलों की संख्या निकालने के बाद आयतन लीटर में रखेंगे, उसके बाद भाग देंगे तो फिर आंसर आएगा। लेकिन कभी कभी पूछता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि 180 ग्राम H2O में H2O के मोल कितने मोल होंगे, सिर्फ इतना पूछा है, ठीक है। तो हमें पता है मोल कंसेप्ट से कि कोई भी चाहे परमाणु है, अणु है या फिर यौगिक है, उसके इसके भार के बराबर या द्रव्यमान के बराबर ग्राम में मात्रा लेते हैं तो आता है उसका 1 मोल। तो H2O का देखेंगे, H2O का द्रव्यमान कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 बराबर 18। यदि 18 ग्राम लेते हैं तो इसका 1 मोल मिलता है, तो 18 ग्राम बराबर 1 मोल, ठीक है। और यहाँ कितना दिया, 180, तो 180 दिया है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, तो 18 180 बन जाएगा, या फिर 1 में निकालने के लिए इससे भाग देना, फिर यहाँ दोनों तरफ 180 से गुणा, तो बात एक ही है। तो यहाँ करेंगे 10 से गुणा तो हो जाएगा 180 ग्राम जो दिया क्वेश्चन में, और यहाँ 10 से तो 10 मोल, तो ये हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन में भी पूछता है, कभी कभी निकालने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कि 180 ग्राम H2O में H2O के मोलों की संख्या 10, ठीक है, क्योंकि 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 180 ग्राम बराबर 10 मोल। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम लोग फ्रेंड्स पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V। W/V का मतलब हुआ कि 94% दिया गया, इसका मतलब हुआ कि 100 ml, मतलब आयतन ml में लिया गया है और उसके बाद विलेय जो उसमें है उसको ग्राम में, तो 100 ml में 94 ग्राम H2SO4, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, W/V। और इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है, मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता, ठीक है। हम लोग अभी तक निकाल रहे थे मोलरता, और यहाँ निकालना है मोललता। मोललता का फार्मूला क्या हुआ था, मोललता इक्वल हुआ था कि विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। यहाँ विलयन नहीं, विलायक का द्रव्यमान। तो अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि H2SO4 का एक 94%, तो यहाँ पर देखेंगे कि मान लीजिए हम लोग V को 100 मानते हैं, तो 100 में प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 ml में 94 ग्राम क्या है H2SO4। तो देखते हैं 100 ml में H2SO4 का भार या मात्रा कुछ भी बराबर कितना हो जाएगा 94 ग्राम, ठीक है। मतलब प्रतिशत प्रत्येक 100 में 94 ग्राम W, और ये ml में, तो 100 ml में कितना हुआ इतना, ठीक है। अब हम देखते हैं 100 ml का जो आयतन होगा, मतलब टोटल 100 ml आयतन दिया है, तो टोटल भार कितना होगा, तो 100 ml विलयन का या नमूने का 100 ml नमूने का भार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए एक फार्मूला होता है डेंसिटी, D इक्वल होता है M/B, ठीक है। अब यदि V दिया गया है, ठीक है, V यहाँ ml नमूने का भार m ज्ञात करना है, तो m इक्वल क्या हो जाएगा V × T। यदि हम घनत्व के फार्मूले से देखते हैं तो घनत्व D इक्वल होता है m बाई द्रव्यमान बटे आयतन, तो यदि हम द्रव्यमान निकालना है तो V × D, तो यहाँ निकालना है 100 ml नमूने का भार, द्रव्यमान निकालना है तो m मतलब V × D। V कितना है 100 ml, तो 100 हो गया। D कितना है दिया गया क्वेश्चन में 1.84 ग्राम पर ml, तो यहाँ कितना हो जाएगा 184 डायरेक्ट, ठीक है, दशमलव हट जाएगा 184 ग्राम, मतलब 100 ml में 94 ग्राम H2SO4 है, और टोटल 100 ml का जो भार है वो 184 ग्राम है। अब हम लोग देखते हैं कि विलायक का, ये तो विलेय हो गया 94 ग्राम, विलायक का भार, तो यहाँ से विलायक का भार, टोटल भार से हम लोग विलेय के भार को निकाल देते हैं, टोटल भार इतना आया, इसको निकाल देते हैं, तो टोटल भार 184 ग्राम नमूने का भार है, और इसमें से विलेय के भार 94 ग्राम को निकाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा 90 ग्राम आएगा, ठीक है।
90 ग्राम आ गया। क्या आ गया? विलायक का भार। अब विलायक का भार हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि विलायक का भार हम निकालेंगे तभी तो रखेंगे नीचे, क्योंकि हमें निकालना है मोललता। मोललता में नीचे होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में, लेकिन यहाँ आया है ग्राम में, इसको केजी में कर लेते हैं। तो ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से भाग बराबर कितना हो जाएगा? यदि 1000 से भाग दे रहे हैं तो 0.09 किलोग्राम आ जाएगा। अब एक चीज तो मिल गया, विलायक का भार। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या के लिए इसका ग्राम में मात्रा पता है, इसका अणुभार निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे H2SO4 का अणुभार तो बराबर H का कितना होता है? 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 है तो 16 चौके 64। अब यहाँ से जोड़ेंगे हम लोग तो 32 और ये 64 है तो हो जाएगा कितना? 96 और 2 इधर है तो 98। ये आ गया इसका अणुभार H2SO4 का। अब फिर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, किसका निकालना है हमें? H2SO4 एक नमूने का। तो विलेन की मोललता, मोललता बराबर मोललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m से डिनोट करते हैं। विलेय के मोल, तो विलेय के मोल में क्या करेंगे? विलेय का ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम में मात्रा कितना है? 94 ग्राम, अणुभार 98। और नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना आया है? 0.09। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये मान लीजिए, इसमें हम लोग 94 में 98 का भाग देते हैं, फिर इससे भाग देते हैं, तो ये यहाँ से इस प्रकार भी लिख सकते हैं 94/98 इंटू 0.09। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लगभग 10.65 स्मॉल m मोललता। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है जल में एथिल अल्कोहल। ठीक है, जल में एथिल अल्कोहल का एक विलेन भारा अनुसार 46% है। मतलब जल है उसमें 46% क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद विलेन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो हम लोग देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। अब देखिए, सबसे पहले यदि हमें मोल प्रभाज निकालना होता है तो विलेय और विलायक दो हैं। ठीक है, तो दोनों में प्रत्येक का नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोलों की संख्या चाहिए। ठीक है, अब मोलों की संख्या कैसे मिलता है? तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में मात्रा भार बटे अणुभार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये एल्कोहल, एथिल अल्कोहल कितना है? 46%। तो एथिल अल्कोहल फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। डायरेक्ट फार्मूले से चलते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोगों को मान लीजिए परसेंटेज दिया गया है 46%, मतलब 100 होगा टोटल। 100 में कितना होगा? 46। तो मान लेते हैं ये 46 ग्राम, 46 ग्राम। ठीक है, अब इसका अणुभार देख लेते हैं तो कितना होगा? कार्बन का 1 का 12 होता है, 2 कार्बन है तो 24 डायरेक्ट 24 और प्लस हाइड्रोजन कितना? 5 और 1 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 24 और 6 30 और 16 46। ठीक है, ये हो गया इसका अणुभार। अणुभार कितना आया? 46। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे मोलों की संख्या। इसके मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल n मतलब एल्कोहल के या फिर एथेनॉल के मोलों की संख्या या एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यहाँ हो जाएगा कि 46 ग्राम में मात्रा कितना दिया है? 46 और अणुभार कितना है? 46 बराबर 1, मतलब इसके कितने मोल हैं? 1। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं यदि ये 46 ग्राम हो गया, टोटल परसेंटेज दिया गया 100 माने हैं, तो 100 में से 46 हो गया अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, तो फिर जल कितना बचा? जल का भार या फिर ग्राम में मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? 100। टोटल माने 100 से 46 निकाल देंगे अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल का, तो कितना बचेगा? 54 ग्राम। ये क्या हो गया? जल। अब जल का अणुभार क्या होता है? तो H2O का अणुभार बराबर 18। ठीक है, अब इसके मोल को कैपिटल N मान लेते हैं हम। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है जल के मोलों की संख्या, स्मॉल n है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो कैपिटल N इक्वल कितना हो जाएगा? इसके ग्राम में मात्रा 54 और बटे 18, तो 18 × 54 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? निकालना है हमको क्या?
मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं काई या चाई जो भी कहो, ऐसे यक्स। तो यक्स क्या लिख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले एथिल अल्कोहल का निकालते हैं। तो C2H5OH बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, मतलब टोटल मोलों की संख्या। तो स्मॉल एन 1 और नीचे स्मॉल एन 1 और प्लस कैपिटल एन 3, तो 1/4 बराबर क्या कर सकते हैं 0.4 से भाग देंगे तो 25, ठीक है। ये आ गया किसका, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, ठीक है। अब हम लोग एक फार्मूला ये भी देख चुके हैं कि दोनों का मोल प्रभाज जोड़ के 1 आना चाहिए। तो यदि इसका पता चल गया तो 1 से माइनस कर देते हैं, जो बचेगा हो जाएगा H2O का। तो निकालने की आवश्यकता नहीं है। H2O बराबर 1 माइनस 0.25 इक्वल 0.75, बस ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। ये हो गया जल का मोल प्रभाज और ये हो गया एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, बस ये पूछ रहा था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है जो कि मोल प्रभाज से बार बार पूछ लेता है। तो वहाँ पर दिया गया है कि 72 ग्राम H2O, 72 ग्राम H2O, ठीक है। उसके बाद दिया है 92 ग्राम एल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH। इन दोनों का एक मिश्रण है, दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। इन दोनों के मिश्रण में दोनों का अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है। तो फिर वही होगा कि इसके मान लीजिए हम लोग मोलों की संख्या जो कम है उसको स्मॉल एन मोल मान लेते हैं, स्मॉल एन, इसके मोल कैपिटल एन। ये अधिक है इसको कैपिटल, ये कम है इसको स्मॉल। तो इसके मोलों की संख्या निकालेंगे तो 72 ग्राम है बटे अणुभार, तो 72 बटे अणुभार 18। जल का अणुभार कितना होता है H2O का 18, तो क्या आ जाएगा 18 चौक 72 4। इसमें फिर वही इसका ग्राम में मात्रा 92, अणुभार कितना अभी हम लोग निकाले थे 46 बराबर 2, ठीक है। अब स्मॉल और कैपिटल एन आ गया। अब इसके लिए निकालेंगे तो ऐसे हम लोग फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, H2O इक्वल स्मॉल एन वाला निकालना है, नीचे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इक्वल 2 4 आया ना, तो 4/2 प्लस कैपिटल एन, ये 4 + 2 इक्वल 4/6। अब इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ गया और एक का आ गया तो 1 माइनस कर देना, जो आएगा अगले का हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि सेम है, कुछ खास नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया गया 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, ठीक है। मतलब कोई जल है उसमें जब 3 ग्राम यूरिया घोल दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में कुछ उन्नयन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसकी गणना करनी है और इसमें जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होता है, ठीक है, Kb, उसका वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग जो जो दिया गया पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है यूरिया जो कि विलेय है, यहाँ पर विलायक जल लिया गया है, ठीक है। तो विलेय का हम लोग जो अणुभार होगा या फिर द्रव्यमान होगा उसको स्मॉल m से मानेंगे और स्मॉल w से। तो यहाँ दिया गया है यूरिया कितना ग्राम, 3 ग्राम, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यूरिया का भार स्मॉल w बराबर 3 ग्राम और यूरिया का अणुभार देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2। अब यहाँ N का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ, या फिर टोटल ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी 28 प्लस हाइड्रोजन टोटल 4 है तो 4 हो जाएगा, प्लस कार्बन 1 है तो 12 और ऑक्सीजन का 16, ये होता है इसका अणुभार। तो 28 और 12 40, 16 4 20, टोटल कितना हो गया 60, ठीक है। अब यहाँ अणुभार कितना हो गया 60। उसके बाद और क्या दिया गया है तो देखते हैं जल का। सबसे पहले Kb दिया गया, ठीक है ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको हम लोग Kb से डिनोट करते हैं। तो Kb इक्वल दिया गया 0.52 kg पर मोल। और क्या दिया गया है, दिया गया है 100 ग्राम जल, तो जल का जो द्रव्यमान है 100 ग्राम कैपिटल W इक्वल 100 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला इसके लिए लगेगा जो होता है डेल्टा टीबी इक्वल क्या होता है 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपान
स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया इस पर रख के हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 रहने देते हैं और उसके बाद इंटू के बी का वैल्यू दिया गया कितना 0.52। उसके बाद फिर स्मॉल डब्लू कितना दिया गया है 3 बाई, नीचे देखते हैं कितना दिया गया है क्या क्या, तो नीचे स्मॉल एम है, स्मॉल एम कितना दिया गया है 60 और कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है 100। बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं 1 2 3, 3 जीरो नीचे है, 3 जीरो ऊपर कैंसिल। ठीक है, फिर 3 एक अन्य 3 और 3 दूनी 6। अब 2 से सिर्फ 0.52 में भाग देते हैं और आंसर आ जाएगा 0.26। ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा। क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, इतना केल्विन। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक चीज़ और है कि जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जैसे मान लीजिए यहाँ से डेल्टा टी भी पूछा गया, के डब्लू दिया रहेगा, फिर स्मॉल डब्लू भी पूछ सकता है, स्मॉल एम पूछ सकता है या कैपिटल डब्लू कुछ भी पूछ सकता है। तो इसी में सिर्फ हम लोग क्या करना होगा, पक्षांतर करके, मतलब जो पूछा गया है उसको इधर करके बाकी को इधर करके सॉल्व करना रहेगा। तो एक पूछेगा, बाकी सबका वैल्यू दिया रहेगा, कुछ कांस्टेंट होते हैं और कुछ का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे क्या हो सकता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू यहाँ से चेंज कर दे। ठीक है, जैसे 100 ग्राम दिया गया, 3 ग्राम दिया गया है, या फिर जो भी है तो इसको कुछ 200 ग्राम कर दे, कुछ भी चेंज करके फार्मूला सेम रहेगा। तो इस पर अदर क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ये जो वैल्यू दिया गया सेम रहे, तो बाकी इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। दिया गया है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, और जल के लिए दिया गया है KF इक्वल इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग सेम है जो पिछला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। अब हम लोग सोल्यूशन पर देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, अनुमान, इसमें अनुमान है, उसमें उन्नयन, मतलब उसमें था क्वथनांक में उन्नयन पूछा गया था, जिसमें क्या दिया गया था KB दिया गया था, और इसमें है हिमांक में अनुमान पूछा गया है और दिया गया है KF। ठीक है, तो फार्मूला भी लगभग सेम होगा, सिर्फ जहां पर B था वहां पर F हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले फार्मूले को, उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया गया, फिर फार्मूले पर रखते हैं, फिर आंसर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा T, वहां पर क्या था B, यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल 1000 इंटू, अब वहां पर क्या था KB, यहाँ पर KF इंटू स्मॉल डब्लू। ठीक है, अपान स्मॉल डब्लू क्या है, पदार्थ जो जिसका मात्रा दिया गया, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा, और नीचे क्या था स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। कैपिटल डब्लू क्या है, ग्राम में मात्रा किसका, विलायक का। ठीक है, और ये विलेय का, और ये क्या है स्मॉल डब्लू, अणुभार है किसका, विलेय का, क्योंकि स्मॉल मतलब विलेय और कैपिटल मतलब विलायक, हम लोग यहाँ माने हैं। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या निकालना है, पदार्थ का अणुभार। अणुभार मतलब हमको ये निकालना है स्मॉल एम। अब स्मॉल एम निकालना है तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो फार्मूला हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, मतलब इसी में ये पूछ सकता है, या फिर डब्लू पूछ सकता है, कैपिटल डब्लू पूछ सकता है, या फिर डेल्टा TF कुछ भी पूछ सकता है, इधर उधर पक्षांतर करके हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ, तो हो जाएगा फार्मूला चेंज, स्मॉल एम इक्वल ऊपर तो वही रहेगा 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल डब्लू अपान, अब स्मॉल एम के स्थान पर हो गया डेल्टा TF और इंटू कैपिटल डब्लू। इस फार्मूले का हमको यूज करना है। ठीक है, तो फार्मूला तो सेम है। अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सेम क्वेश्चन भी है, उसमें क्या था 3 ग्राम दिया गया था और यहाँ 100 ग्राम, और बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो दिया उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब पदार्थ का ग्राम में मात्रा, पदार्थ का ग्राम में मात्रा मतलब क्या हुआ, दिया गया है स्मॉल डब्लू, डायरेक्ट लिखते हैं स्मॉल डब्लू इक्वल 7.5 ग्राम। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कैपिटल डब्लू, तो कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है 75 ग्राम। ठीक है, उसके बाद KF दिया गया है, तो KF इक्वल कितना दिया गया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है, डेल्टा TF भी दिया गया है, डेल्टा TF इक्वल 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना चीज दिया गया है। अब हम लोग रखते हैं फार्मूले पर और सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखते हैं फार्मूले पर। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं स्मॉल एम ज्ञात करना है, स्मॉल एम इक्वल क्या 1000 को ऐसे रहने देते हैं। KF कितना दिया गया है, यहाँ से दिया गया है 1.86। ठीक है, तो 1.86 इंटू स्मॉल डब्लू 7.5 अपान डेल्टा TF कितना है 1.2,
1.2 इंटू कैपिटल W 75। एक चीज़ और आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर कहीं कहीं होता है कि हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करते हैं और कहीं कहीं नहीं चेंज करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो देखिए यहाँ पर जो केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी दिया गया, ये ऊपर भी है नीचे भी है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों पे है, तो ये केल्विन में होगा तब भी दोनों को चेंज करेंगे सेम रहेगा, और ये डिग्री सेंटीग्रेड में तब भी दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 273 ऐड करते हैं, इसमें भी दोनों में करेंगे तो फिर दोनों कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों नीचे ऊपर रखना है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, चेंज कर भी लेंगे तो वैल्यू वही आएगा। तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ से 3 जीरो को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से दशमलव हटा देते हैं। फिर हटा देंगे तो ये 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1.8 सॉरी दशमलव तो हटा दिए, 186 गुणे 75, 1000 यहाँ से हटा दिए क्योंकि 2 और 1 3 जीरो यहाँ 3 दशमलव हटा दिए, और 1.2 इंटू 75। अब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ 1.2 है, अब 1.2 है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा 112, मतलब 1816 मतलब 1860 और बटे 12। अब यहाँ से भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 12 से देंगे तो 12 करने 12 एक बार गया, फिर उसके बाद यहाँ कितना हो रहा है 66, तो 12 पंचे 60, फिर कितना हो रहा है 60, 12 पंचे 60, ठीक है। तो इस प्रकार से 155 क्या हम लोग निकाल रहे थे, स्मॉलियम, ठीक है, और भार आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, स्मॉलियम इक्वल 155। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग सॉल्व किए हैं एक एक करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जिसमें खास कर ये फार्मूला आप लोग बहुत ही अच्छे से देख लो इसको, क्योंकि इस पर जरूर क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से बस वही होगा, मान लीजिए कुछ दिया गया है और कुछ पूछा गया है, पक्षांतर करके हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब एक ऐसा रहेगा अननोन रहेगा, जो नहीं पता रहेगा उसको पूछा जाएगा और बाकी दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ समझना रहेगा क्या क्या दिया है और क्या पूछा है। तो इस प्रकार से इस फार्मूले पर, और एक पिछला जो था यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या था, यहाँ पर डेल्टा TB और यहाँ पर KB था, ठीक है, बाकी सेम था, जो हम लोग क्वथनांक में उन्नयन निकाल रहे थे। और ये है हिमांक में अनुमान, तो अनुमान मतलब फ्रीजिंग F रखा गया, उसमें बॉइलिंग मतलब B रखा गया, तो बाकी सब सेम है, ठीक है। तो इसमें फार्मूले पे क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी है, जैसे मान लीजिए जो प्रदर्श मॉडल पेपर में दिया गया था, जो मतलब इलाहाबाद से मॉडल पेपर आता है प्रत्येक वर्ष, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन आया उसको अलग हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसी बंद करते हैं। तो अब जो भी है इसमें बिलेन में आप लोग अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।